नमस्ते छात्रों। पिछली कक्षा में हमने आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 से पाठ 2 स्मृति का अध्ययन किया था। इस पाठ के लेखक श्री राम शर्मा जी हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको भली भांति समझ में आई होगी। छात्रों, आज हम इसी पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न अभ्यास प्रश्न 1। भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे लेखक हैं वो अपने कुछ मित्रों के साथ तथा अपने छोटे भाई के साथ उस ठंड के मौसम में झरबेरी के पेड़ से क्या तोड़कर खा रहे हैं? तो बेर तोड़कर खा रहे थे। तभी उन्हें एक व्यक्ति आकर बोलता है कि तुम्हारे बड़े भाई साहब तुम्हें घर पर तुरंत बुला रहे हैं। जब लेखक ने इस बात को सुना तो उनके मन में डर बैठ जाता है कि आखिर भाई मुझे क्यों बुला रहा है। क्या उनको पता चल गया है कि मैं बेर तोड़ तोड़ के खा रहा हूँ? तो यहाँ पे हमारे जो लेखक हैं उनको अपने भाई के डांट तथा उनसे खूब पिटने का डर लगता है और इसी डर के साथ वो घर की तरफ वापस लौटते हैं। ठीक है, इसी के साथ चलिए अब अपने दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है आपका कि मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? तो छात्रों, हम इस प्रश्न को हम ये देखते हैं यहाँ पे कि जो गांव के बच्चे थे और जब भी वो मक्खनपुर पढ़ने के लिए जाते थे, बच्चों की जो टोली यानी कि जो ग्रुप में जब भी बच्चे मक्खनपुर गांव तक जाते थे पढ़ाई करने के लिए, तो उस रास्ते में उन्हें क्या मिलता था? एक कुआं मिलता था यानी कि वेल। और उस कुएं की जो गहराई थी यानी कि जो डेप्थ था वो करीब 36 फीट का था। ठीक है, और वो कच्चा कुआं था और उस कुएं में शायद एक सांप गिर गया था। डेफिनेटली सांप गिर गया था और बच्चों को इस बारे में जानकारी थी, इसलिए ये बच्चों की टोली जब भी वहां से गुजरती थी तो उस कुएं में वो लोग वहां पड़े हुए कुछ पत्थर या ढेला उठा के फेंकते थे, जिससे जो सांप था वो जोर से गुस्से में आके फुफकारता था। ठीक है, फुंकार मारता था और बच्चे उसकी इस आवाज को सुनकर बहुत ज्यादा हंसते थे। तो एक तरह से यहाँ पे हम देखते हैं कि मक्खनपुर जो जाने वाले बच्चों की टोली थी वो रोजाना इसी तरह से कुएं में ढेला फेंकती थी ताकि उन्हें सांप के फुंकारने की आवाज सुन सके और उन्हें ऐसा करने में बड़ा ही मजा आता था। ओके, तो चलिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। इसी के साथ आज का तीसरा प्रश्न है आपका, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। स्मरण शब्द का अर्थ होता है याद नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा यानी उनकी कौन से सिचुएशन के बारे में हमें यानी उनके मन में कौन सी सिचुएशन है उसके बारे में बताता है, स्पष्ट करता है। देखिए, ये जो लाइन्स है कि सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं, ये वाक्य या ये लाइन लेखक ने तब बोलते हैं जब उन्होंने अपने भाई के द्वारा दिए गए लेटर्स को जब वो मक्खनपुर डाकखाने में लेके जा रहे थे, पोस्ट ऑफिस में लेके जा रहे थे, तो एज यूजुअल अपनी आदत से वो लोग मजबूर थे और रास्ते में जो कुआं पड़ता था उसमें वो ढेला फेंकने के लिए फिर से पत्थर उठाते हैं या ढेला उठाते हैं और उन्होंने अपने हाथ से टोपी भी हटाया जोर से और ढेला उठा के उस कुएं में फेंक देते हैं। ठीक है, जब उनकी टोपी हटती है तो उन्होंने लेटर्स को कहाँ रखा हुआ था? अपनी टोपी के अंदर रखा हुआ था। तो लेटर्स भी जोर से हवा में उड़कर गोल गोल घूमते हुए जाके उस कुएं में गिर जाते हैं। ठीक है, तो जब कुएं में गिरते हैं तब लेखक को अचानक से ध्यान आता है कि उनके हाथों कितनी बड़ी गलती यहाँ पर हो गई है। ठीक है, तो वैसे जब उन्होंने देखा कि पत्र उड़ रहे हैं तो ऐसे टाइम पे उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मैंने क्या गलती कर दी है और उस वक्त उनको ये बिल्कुल भी ध्यान में नहीं आता है कि ढेला जो है वो सांप को लगता है कि नहीं लगा था। ठीक है, इस बारे में उनको बिल्कुल भी याद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उनके मन में पीछे क्या चलता है कि उनसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। सांप को मारने के चक्कर में चिट्ठियां कुएं में जाकर गिर जाती हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं आपका चौथा प्रश्न जो है आज का,
किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? तो देखिए, जब कुएं में चिट्ठियां गिर जाती हैं लेखक की गलती से, ठीक है, बेवकूफ़ी कह लीजिए या उनकी गलती कह लीजिए या उनका बचपना कह लीजिए, जब उनकी वहां पे चिट्ठियां गिर जाती हैं तो लेखक किन कारणों से उन चिट्ठियों को निकालने का निश्चय या निर्णय लेते हैं? पहली चीज ये थी कि लेखक अपने बड़े भाई को झूठ नहीं बोलना चाहते थे कि मैं चिट्ठियों को डाक खाने में डाल आया हूँ, ठीक है, वो झूठ नहीं बोलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चिट्ठियों को निकालने का निर्णय लिया। दूसरी बात, उन्हें लगा कि उन्हें एक जिम्मेदारी दी गई थी चिट्ठियों को डाक खाने में डालने के लिए, जिम्मेदारी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, तो वो अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना चाहते थे। ओके। और एक बात जो हम स्टार्टिंग से देखते आए कि लेखक को इस बात का भी डर था कि अगर वो जाके अपने भाई को सब कुछ सच सच बता देंगे तो बड़े भाई साहब उनकी खूब पिटाई करेंगे। तो इस डर से भी उन्होंने कहा कि इसलिए बेटर है कि मैं जाके चिट्ठियां कुएं से निकाल लूं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे लेखक को क्या लगता है कि सांप को मारना उनके लिए बाएं हाथ का काम है, यानी बहुत ही आसानी से वो कुएं में कूद जाएंगे और अपने डंडे से सांप को मारेंगे और चिट्ठियां उठाकर आ जाएंगे। तो इन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया। तो ये 3-4 बातें थी जो उनके दिमाग में चलती हैं और अंत में वो निर्णय लेते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं कुएं में जाकर चिट्ठियां निकाल लाऊंगा। ठीक है, चलिए अपने प्रश्न 5 पे चलते हैं। 5वां प्रश्न है आपका, सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई? युक्तियां यानी कि क्या क्या प्लानिंग्स किया, ठीक है, क्या क्या ट्रिक्स अपनाए उन्होंने एक्चुअली। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने एक दो युक्तियां अपनाई थी। वो क्या थी कि पहली चीज उन्होंने क्या की थी, उन्होंने मुट्ठी भर मिट्टी फेंका था किसके ऊपर, सांप के ऊपर, ताकि उसका ध्यान किसी और ओर लग जाए। ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि शायद जब वो नीचे कुएं में कूद रहे थे तब भी उन्होंने पैरों से भी मिट्टियां सांप की तरफ फेंकी थी ताकि वो आसानी से नीचे बीच में धरातल पर कूद सके। तो यहाँ पे उन्होंने पैरों से भी मिट्टियां फेंकी थी, फिर उन्होंने अपने हाथ में भी मिट्टी लेके सांप के ऊपर फेंका था ताकि उसका ध्यान भटके और वो अपना डंडा उठा सके, है ना। और एक बार हमने ये भी देखा था उनकी, और एक यहाँ पे युक्ति क्या है, मतलब तरीका, स्मार्टनेस क्या था कि उन्होंने हाथ से चिट्ठियों को नहीं उठाया, उसके बजाय उन्होंने डंडे से चिट्ठियों को सरकाने का यानी कि उसे शिफ्ट करने की कोशिश की। और उसी बीच हमने देखा था कि सांप ने डंडे पर अपना विष भी डाल दिया था। तो यदि लेखक वहां पे अपना डंडा ना यूज करके अगर हाथ से चिट्ठियों को खींचते तो डेफिनेटली उनको सांप काट देता। तो ये 2-3 युक्तियां, तरीके थे जो लेखक ने अपनाए थे जिनमें उन्हें सफलता भी मिलती है। ओके, तो चलिए अब अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। आपका 6ठा प्रश्न है छात्रों यहाँ पर, कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, ये जो प्रश्न है आपका 6ठा प्रश्न छात्रों, ये और कुछ नहीं है, ये पूरी कहानी का एक तरीके से कह लीजिए कि ये एक सार रूप है जिसे आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, जब लेखक कुएं में उतरते हैं, चिट्ठियों को निकालते हैं, तो जो उन्होंने यहाँ पे अपने साहस का परिचय दिया है उसको आपको यहाँ पे शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि कुएं में जब चिट्ठियां गिर जाती हैं तो लेखक पहले क्या होते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, रोना धोना शुरू हो जाता है दोनों भाइयों के बीच में। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन फिर लेखक एक डिसीजन लेते हैं कि वो नीचे जाएंगे और क्या करेंगे, वो चिट्ठियों को उठा के लाएंगे। तो नीचे कैसे जाएंगे, उन्होंने अपने और छोटे भाई की धोतियां मिलाई, कभी 5 धोतियां थी, उन्हें वो एक दूसरे से बांधते हैं, एक रस्सी टाइप बनाते हैं, तो ये भी साहस का कार्य है। और उस धोती के एक कॉर्नर साइड में वो डंडा बांधते हैं और दूसरी धोती के एक साइड को वो जो कुएं पे या वेल के ऊपर जो लगा होता है डेंग लकड़ी का, उसके ऊपर बांध देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि लेखक कितने साहस के साथ, कितने हिम्मत के साथ वो कुएं के अंदर जाते हैं। और फिर जब वो कुएं से थोड़ी ऊंचाई पे थे तो सांप फुंकार रहा था, ऊपर की तरफ उछल रहा था, लेकिन लेखक डरते हैं, लेकिन डर के साथ भी वो हिम्मत जुटाते हैं और उसके ऊपर पैरों के जरिए मिट्टी फेंकते हैं। इससे सांप का ध्यान बढ़ता है और वो सीधे नीचे आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सांप के मुंह के ऊपर भी वो मिट्टी फेंकते हैं ताकि उसका ध्यान भटके, और लेखक इस तरह से अपनी 2 चिट्ठियां
वहाँ से 3 चिट्ठियाँ वहाँ से उठा लेते हैं। तो इसी तरह मैं जो आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रही हूँ वो एक तरह से कहानी का पूरा रिकैप ही आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि पूरी कहानी में हमने देखा है कि लेखक जो हैं वो अपनी साहस का परिचय देते हैं। हाँ, वो हल्का सा डरते हैं क्योंकि वो मात्र 11 वर्ष के बालक हैं। ठीक है, फिर हमने एंड में क्या देखा कि बड़ी ही चालाकी के साथ और बहुत सारी युक्तियों का इस्तेमाल करके लेखक फाइनली अपना डंडा भी उसके वहां से निकाल पाने में सफल होते हैं, चिट्ठियां भी निकाल लेते हैं और बेहद कड़ी मेहनत के साथ, बहुत सारे परिश्रम के साथ, हार्ड वर्क के साथ, टेंशन के साथ, एंड उनके हाथों में बहुत दर्द होता है, लेकिन फिर भी सरकते सरकते यानी बहुत धीरे धीरे करके वो फाइनली कुएं के ऊपर तक आते हैं, अपना कुर्ता झाड़ते हैं, चिट्ठियों को संभालते हैं और फिर वापस डाकखाने की तरफ चल देते हैं। तो हम देखते हैं कि कहानी में हमें लेखक जो कि मात्र 11 वर्ष के हैं, उनके साहस का यहाँ पे बहुत अच्छा हमें परिचय प्राप्त होता है। और आपको एक बात ध्यान में यहाँ पे रखनी पड़ेगी कि जो कुआं था वो कच्चा था और ऊपर से वो 36 फीट गहरा कुआं था। ठीक है, उसकी जो डेप्थ थी वो 36 फीट थी एंड इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, है ना। तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न पे चलेंगे छात्रों, और जो कि आपका प्रश्न 7 है वो है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में आपको यहाँ पे पता चलता है। देखिए, कहानी हम शुरुआत से देखते हैं कि नटखट बच्चे ठंड के मौसम में पेड़ के पास जाके पेड़ में से बेर तोड़ के खा रहे हैं। ठीक है, तो यूजुअली हम क्या देखते हैं कि जो बालक होते हैं प्रायः शरारती ही होते हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे शरारत ही करते हैं, नॉटीनेस होता है उनमें ज़्यादा, है ना। तो उन्हें छेड़खानी करने में क्या मिलता है, बहुत मज़ा आता है इन बच्चों को। और उन्हें यदि उनकी छेड़खान से किसी को हलचल होती है, कोई परेशान होता है, तो उनको और भी अधिक मज़ा आता है। ठीक ऐसा ही हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो छोटे छोटे बच्चे थे, जब ये टोली बना के, ग्रुप बना के मक्खनपुर पाठशाला में पढ़ने के लिए जाते थे, तो ये सांप को अननेसेसरी परेशान करते थे, उस पर ढेला फेंकते थे, और जब सांप फुंकार मारता था तो इन लोगों को बड़ा मजा आता था। तो बालकों की जो नेचर होता है, जो प्रकृति होती है, वो उनकी स्वच्छंद होती है। ठीक है, और वो इसी में घूमते फिरते रहना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, लाइफ का मजे लेना चाहते हैं। ठीक है, भले वो मजा उनको झरबेरी के पेड़ से बेर तोड़कर खाने का मजा हो, उसमें भी उनको बहुत आनंद आता है ना, या आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़कर खाना हो, उसमें भी उन्हें बहुत आनंद आता है, या फिर सांप के ऊपर पत्थर ही क्यों ना फेंकना हो और अगर सांप फुकार रहा है तो भी उनको उसमें भी मजा आता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, एक्चुअली ये बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर है, और ये इसी को हम कहते हैं बाल सुलभ शरारतें। ठीक है, जो ये बच्चे करते हैं। और हमें ये सब चीज़ें यहाँ पे कहाँ पे मिलती हैं, जानकारी इन सब की हमें इस पाठ में भी हमें सब कुछ देखने को मिला है। ओके, तो चलिए अब अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं, और वो है आपका प्रश्न नंबर 8वां है, सॉरी। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं का आशय स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे जो एक शब्द आया है पहले, उसे समझते हैं। अनुमान यानी कि हम एक तरह से यहाँ पे प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, भावी योजना यानी कि फ्यूचर के प्लान्स। कितनी मिथ्या, मिथ्या यानी कि कितनी गलत, गलत निकलती है। मिथ्या मतलब कि यहाँ पे होते हैं गलत निकलना है। और उल्टी यानी कि टोटली अपोजिट, मतलब आपने क्या सोचा था और क्या हो जाता है। ठीक है, आप क्या प्लानिंग करके बैठे थे बट एक्चुअली होता क्या है, तो उसी का है। तो मनुष्य जो होता है, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, वो काफ़ी कुछ हम प्रिडिक्ट करते हैं चीज़ों को, काफ़ी फ्यूचर प्लानिंग्स करते हैं, लेकिन हम जितना भी ये सब चीज़ें करते हैं, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एक तरह से झूठ होती हैं, मिथ्या होती हैं, गलत होती हैं, और एक तरह से टोटली अपोजिट निकल कर सामने आती हैं। तो इस चीज का आपको आशय स्पष्ट करना, और ये लाइन यहाँ पे लेखक ने कही थी। ठीक है, तो मनुष्य किसी कठिन काम को करने के लिए अपनी बुद्धि से क्या करता है, योजनाएं बनाता है, किंतु जब उसके सामने समस्या वास्तविक रूप में आती है, यानी कि एक्चुअली जब उसके सामने समस्या होती है, तो उसने जितनी भी योजनाएं, जितनी भी प्लानिंग्स करके रखी थी, वो सब की सब धरी की धरी रह जाती हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब आप रियलिटी में, यथार्थ में चीज़ों को देखते हो, और जो आपने पहले एज्यूम करके रखा था, ठीक है, प्रिडिक्ट करके रखा था, तो उन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि लेखक के साथ भी ऐसा ही हुआ है।
लेखक ने सोचा था कि कुएं में उतरना, डंडे से सांप को मारना, चिट्ठियां लेके आना, बस इतना ही काम है। लेकिन अभी तक जब वो कुएं में कूदे भी नहीं थे, पैर भी नहीं रखा था, तभी से उनको पता चल गया था कि इस तरह कुएं में उतरना और सांप को मारना और चिट्ठियों को लेकर ऊपर आना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तो जो उन्होंने सोचा था और जो उन्हें वहां पे फेस करना पड़ा, उन दोनों बातों में बहुत ज्यादा फर्क था। तो सांप का फन फैलाना, प्रतीक्षा करते सांप को देखना, उन्होंने तो ये भी सोचा था कि मैं सांप को जाके मार दूंगा, लेकिन बाद में वो इस चीज से भी सोचते हैं कि नहीं, मैं उसको मारूंगा नहीं जब तक वो मुझ पे आक्रमण नहीं करे। एंड हमने ये भी पढ़ा था कि लेखक को जो डायमीटर था उस कुएं का, वो इतना पतला था कि वो अपने डंडे को भी प्रॉपरली वहां पे मतलब चला नहीं सकते थे। तो जो जो वो प्लानिंग करके इन शॉर्ट जाते हैं अंदर, वो सारी प्लानिंग्स उनकी रखी की रखी रह जाती हैं। ठीक है, तो ये है आपका प्रश्न 8 यहाँ पे। और आपका प्रश्न 9 है, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आपको क्या करना है, आशय स्पष्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो हमारे लेखक हैं वे कुएं से चिट्ठियां निकालने के लिए कुएं में उतरने का एक निश्चय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। ठीक है, और इस दृढ़ निश्चय के सामने उन्हें अपने फल की चिंता मतलब भूल जाते हैं, क्योंकि पहले तो डर था मन में। काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने चिट्ठियों को निकालने का एक निश्चय लिया, दृढ़ निश्चय लेते हैं। और जब वो दृढ़ निश्चय ले लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं फल की चिंता की मतलब एक्चुअली रिजल्ट क्या होगा वो उसके बारे में सोचना भी बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि कुएं में उतरना तथा सांप से लड़ने का फल क्या होगा, इस यह सोचना उनका काम नहीं है। या तो वो जिंदा बचेंगे या तो वो मर जाएंगे। तो इसलिए वो कहते हैं मैं इस बारे में सोचना नहीं चाह रहा था। और उन्होंने ये सारी चीजों का रिजल्ट किसके ऊपर छोड़ देते हैं, प्रभु के ऊपर छोड़ देते हैं। दैवी का उसमें कई बार एक वर्ड भी यूज हुआ है, दैवी शक्ति की बात करते हैं। तो इन सारी चीजों का जो भी परिणाम होगा वो प्रभु की इच्छा पर छोड़ देते हैं, उस पर वो निर्भर हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि लेखक को फल की चिंता नहीं करते और वो कुएं में घुस जाते हैं। ठीक है, घुस गए या फिर नीचे उतर जाते हैं। तो फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है, मतलब वो कहते हैं मैं जो सोच के नीचे जा रहा हूँ, मुझे मालूम है कि इसका क्या फल होगा, मुझे उसके बारे में चिंता नहीं कर रहा, मैं उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ। ठीक है, तो छात्रों यहाँ पे आपका जो पाठ 2 स्मृति है, इसके प्रश्न अभ्यास भी यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रश्नों का उत्तर किस तरह से एग्जाम में देना होगा आप समझ चुके होंगे। तो आपको मेन क्या है, स्टोरी को समझना है, कहानी को एकदम थरोली आप समझ जाइए, ताकि जो भी प्रश्न आए आप उसका उत्तर यहाँ पे अच्छे तरीके से दे सके। ठीक है, तो चलिए छात्रों, इसी के साथ आज की कक्षा को मैं यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।